नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा इजराइल देश के 75 सालों के इतिहास में सबसे बड़े प्रोटेस्ट और उसके पीछे के पॉलिटिकल अपहीवल के कारण के बारे में। दोस्तों, इजराइल की पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के अधिकार कर्टेल होंगे। सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को, न्यायपालिका को कमजोर बनाया जाएगा। ये कानून क्या है, क्यों ये कानून लाया गया और इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं इजराइल की पॉलिटिक्स पर और इजराइल के भविष्य पर, इन्हीं सब पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। सबसे पहले आपको याद दिला दूं कि दुनिया की हर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरह इजराइल में भी सरकार के 3 मुख्य अंग हैं। नंबर 1 इज लेजिस्लेचर, जो लोगों के द्वारा चुनकर भेजी गई संस्था है और यहां पर बैठे लोग देश के लिए कानून बनाते हैं। इन्हीं में से कुछ लोग एग्जीक्यूटिव का हिस्सा बनते हैं जो सरकार के डे टू डे ऑपरेशंस को रन करेंगे। प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राष्ट्रपति, ये सभी एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होते हैं। और तीसरा अंग होता है जुडिशरी, यानी कि न्यायपालिका, जो देश में कानून बनाती है, कानून की रक्षा करती है। जो कानून बनाए हैं लेजिस्लेचर ने और जिनका काम है एग्जीक्यूटिव को लागू करना, वो कानून ठीक से लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है इस पर ध्यान देना, और अगर कोई गलत हो रहा है तो उसे सही करना जुडिशरी का काम है। यह व्यवस्था लगभग भारत में भी ऐसी है, इजराइल में, यूके में, यूएसए में ऑलमोस्ट सेम है। हर कंट्री के अंदर छोटे मोटे कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये है इजराइल का सुप्रीम कोर्ट और ये है इनकी पार्लियामेंट जिसको कहा जाता है कनेसेट। तो देखिए, कई लोग के को साइलेंट मानते हैं लेकिन ये साइलेंट नहीं है, द के हैज टू बी प्रोनाउंस्ड, तो इसे कहते हैं कनेसेट। और इस कनेसेट में 120 सदस्य होते हैं। तो काफी छोटी पार्लियामेंट है इनकी, बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि इजराइल एक रिलेटिवली छोटा देश है, 90 लाख की आबादी वाला देश है। आप समझ सकते हैं भारत का एक बड़ा शहर ही इतना बड़ा होता है इनके जितना। तो 120 लोग हैं, आराम से इनको यहां पर बिठा सकते हो। ये सब ऊपर गैलरीज वगैरह बना दी जाती हैं। सो देयर पार्लियामेंट बिल्डिंग इज रिलेटिवली वेरी स्मॉल। लेकिन याद रखना कि पार्लियामेंट बिल्डिंग की साइज से कोई देश बड़ा या छोटा नहीं होता। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप टेलीग्राम चैनल पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरे लेक्चर्स के अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए पाथफाइंडर की टीम लेकर आई है उड़ान बैच। ये भारत का सबसे अफोर्डेबल यूपीएससी कोर्स है जो केवल 8,000 रुपए में आपके लिए अवेलेबल है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सबकी तैयारी आपको यहां पर करवा दी जाएगी। 900 आवर्स की लाइव क्लासेस होंगी। क्लासेस के अलावा यहां पर प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज भी शामिल है। आंसर राइटिंग की क्लासेस भी होंगी और टॉपर्स के द्वारा आपको मेंटरशिप भी दी जाएगी। ये बैच 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। इसे ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और वहां पर जो भी प्राइस आ रहा है महिपाल कोड इस्तेमाल करने पर वो 8,000 पर आ जाएगा। जो टीचर्स इसमें आपको पढ़ाने वाले हैं ये वही टीचर्स हैं जो आपको पाथफाइंडर यूट्यूब चैनल पर भी पढ़ाते हैं। और अब हम 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। पीएसआईआर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड एंथ्रोपोलॉजी आपको पढ़ाया जाएगा इन 4 फैकल्टीज के द्वारा। याद रखिए, यहां पर भी हमने प्राइस बहुत ही मिनिमल रखा है। इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल ऑप्शनल कोचिंग 8,000 रुपए में आपको यहां पर मिल रहा है। लाइव क्लासेस हैं, मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और याद रखिए कि जो लाइव क्लासेस होती हैं उनको आप बाद में भी देख सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस देखने का भी ऑप्शन आपके पास दोनों में रहेगा, उड़ान बैच यानी कि जीएस बैच में और ऑप्शनल में भी। अब यहां पर भी देखिए, उड़ान और जीएस बैच अगर दोनों को आप एक साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 15,000 रुपीज में इसको अवेल कर सकते हैं। ये प्राइसेस केवल 31 जुलाई तक हैं, उसके बाद प्राइस हाइक हो रहा है। प्राइस बढ़ेगा अप टू 35%, तो उससे पहले 31 जुलाई से पहले आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। अब आते हैं हम फिर से इजराइल की कनेसेट पे। तो ये बाय द वे कनेसेट का बाहर का फोटोग्राफ है। तो बिल्डिंग बड़ी सिंपल सी है, इनकी कोई खास बिल्डिंग नहीं है हमारी तरह बहुत शानदार। तो अब आपको लग रहा होगा कि सर इनकी बिल्डिंग के पीछे क्यों पड़े हैं, बट ऐसे ही हमारी बिल्डिंग नई नई बनी है, काफी आर्किटेक्चरली यूनिक है। इनकी बिल्डिंग में मुझे ऐसा कुछ खास नजर नहीं आया। अब आते हैं कनेसेट की स्ट्रेंथ पर। तो देखिए, कनेसेट में 120 सदस्य हैं। इस वक्त जो रूलिंग कोएलिशन है वो एक राइट विंग रूलिंग कोएलिशन है जिसमें मेन पार्टी का नाम है लिकुड। लिकुड वो पार्टी है जिसके नेता हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जो इस वक्त इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। पिछले 4-5 सालों में इजराइल में बहुत पॉलिटिकल उठापटक हुई है। 4 साल में 5 चुनाव हुए, कई बार प्रधानमंत्री बदले गए। लेटेस्ट अभी पिछले 8 महीने से प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, लेकिन उनकी सरकार या उनकी पार्टी कोई बहुत मजबूत कोएलिशन रूल नहीं कर रही है। उनके पास सिर्फ 64 एमपीज हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में कह रहा हूं, वैसे उसको कनेसेट कहते हैं। तो 120 में से 64 है, यानी कि बहुत ही मामूली सी बढ़त उन्होंने हासिल कर रखी है इस सदन के अंदर। और वो भी कई बार 2-3 ऊपर नीचे हो जाती है। एक बार तो वोटिंग हुई थी तो उन्हें सिर्फ 61 वोट ही मिले थे, लेकिन ठीक है, 61 मेजॉरिटी मार्क तो है ही उनके पास। तो देखिए, दिसंबर ऑनवर्ड्स 6 पार्टी मोटे तौर पर यहां पावर में है। लिकुड सबसे बड़ी पार्टी है, नाम याद रख लेना, इसी के नेता हैं बेंजामिन नेतन्याहू। फिर उसके बाद कुछ अन्य कोएलिशन पार्टनर्स हैं उनके, जिनके नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बाय द वे, इजराइल की पॉलिटिक्स में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। देश चाहे 1 करोड़ का भी नहीं है, लेकिन पार्टियां इन्होंने बथेरी बना रखी हैं। और क्योंकि यहां पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है, तो इसीलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर ओवरऑल 3.25% वोट अगर राष्ट्रीय स्तर पर ले आती है तो उसका सदस्य पार्लियामेंट में पहुंच सकता है। तो जैसे भारत में सिस्टम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, वो वाला सिस्टम वहां पर नहीं अपनाया जाता। यहां पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है, यानी कि अगर आप देश के 100 में से 10 वोट लेकर आ गए
तो आपको 10 सीट मिल जाएगी। ये वाला सिस्टम होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और इसी के कारण यहां पर बहुत सारी छोटी छोटी पार्टीज बनी हुई हैं, किसी के 1 किसी के 2 सदस्य हैं, एंड देयर आर मल्टीपल पार्टीज लाइक दैट। तो ये वाला जो कोएलिशन है ये एक राइट विंग कंजर्वेटिव कोएलिशन माना जाता है, रूढ़िवादी सोच वाली पार्टीज मानी जाती हैं, जो वहां की लिबरल पार्टीज हैं, इस वक्त वो विपक्ष में है। अब बात करते हैं इस नए कानून की। तो देखिए, इजराइल की पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया है जिसके तहत जुडिशरी के पावर्स को इन्होंने लिमिट कर दिया है। अब इसका जो हिब्रू भाषा में नाम है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंग्लिश मीडिया में इसे कहा जा रहा है रीजनेबलनेस बिल। तो ये रीजनेबलनेस का मतलब क्या होता है ये जान लो। देखिए, अगर कोई भी कानून जो पास किया जाता है पार्लियामेंट में, वो जुडिशरी को, न्यायपालिका को अगर रीजनेबल नहीं लगे, तार्किक नहीं लगे, तो उसे कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर सकता है। अब इजराइल की कनेसेट ने कानून लाकर इस रीजनेबलनेस वाले पूरे फंडे को ही कैंसिल करने की कोशिश करी है। यानी कि अब अगर सुप्रीम कोर्ट को इजराइल में यह लगता है कि सरकार के द्वारा लिया गया कोई भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन तार्किक नहीं है, रीजनेबल नहीं है, तो उसे वो स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकते। ये रीजनेबलनेस वाला क्लॉज आप नहीं चला सकते हो। हाँ, कोई और कारण से स्ट्राइक डाउन कर सकते हो, बट ये रीजनेबलनेस जो है ये वाला क्लॉज अब खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये कानून इजराइल की कनेसेट में 64:0 से पास किया गया क्योंकि ऑपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया, इसीलिए वो लोग वोटिंग में शामिल नहीं हुए। अब वैसे ये वाले कानून लाने की चर्चा जनवरी से ही शुरू हो गई थी। जब इसका ड्राफ्ट तैयार हुआ था जनवरी 2023 में, तभी से इजराइल के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि मार्च में इतने बड़े स्तर के प्रोटेस्ट हुए थे कि ऐसा लग रहा था कि शायद सरकार गिर जाएगी। लेकिन जैसे जैसे बीबी नेतन्याहू की सरकार बनी रही है, बाय द वे बेंजामिन नेतन्याहू को प्यार से लोग बीबी कहते हैं, उनका निकनेम है, तो वो बीबी नेतन्याहू की सरकार अभी भी बनी हुई है, और पिछले 29 वीक से लगातार इजराइल के कई लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक प्रोटेस्ट है तेल अवीव में और जेरूसलम में जो लगातार 29 हफ्तों से चलता आ रहा है, और मार्च के महीने से चला आ रहा है ये प्रोटेस्ट अभी और बढ़ गया। 3 दिन पहले इजराइल के डॉक्टर्स, जितने भी टेक्निकल वर्कर्स हैं, सब ने स्ट्राइक करी थी। एक दिन के लिए सबने देशव्यापी हड़ताल करी, और कई सारी इंडस्ट्रीज भी अब धीरे धीरे इस हड़ताल में जुड़ती जा रही हैं। तो इजराइल में पिछले कई महीनों से प्रदर्शन का माहौल है और एक राजनीतिक अस्थिरता का माहौल चल रहा है। फार राइट विंग गवर्नमेंट, लिकुड की जो गवर्नमेंट है, वो कहती है कि जजेस अपने दायरे से बाहर जा रहे थे। पिछले कई सालों से सुप्रीम कोर्ट में ऐसे निर्णय लिए गए जो सरकार के खिलाफ थे, और उनका बेसिस हमेशा वही था कि सरकार का निर्णय रीजनेबल नहीं है। तो अब लिकुड पार्टी ये कह रही है कि देखो, ये रीजनेबलनेस वाला जो दायरा है या फिर रीजनेबलनेस वाला जो कारण है वो अपने आप में कमजोर है। ये कारण होना ही नहीं चाहिए सुप्रीम कोर्ट को सरकार के निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लगाम कसना जरूरी है। दे हैव टू बी रेन्ड इन। तो अभी जो कानून पास किया गया है उसमें सबसे प्रोमिनेंट और एकमात्र बड़ा पॉइंट यही है कि सुप्रीम कोर्ट को जो पावर अभी तक मिली हुई थी कि वो किसी भी सरकारी निर्णय को तर्कसंगत ना होने के कारण, रीजनेबल ना होने के कारण स्ट्राइक डाउन कर सकता था, वो पावर उससे छीन ली गई है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इजराइल किसी भी सरकारी आदेश को या सरकारी कानून को, अध्यादेश को रीजनेबलनेस के दायरे में तोलकर, मापकर स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकता। अब हो क्या रहा था, पिछले 1 दशक से या लगभग 2 दशकों से इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने कई सरकारी निर्णयों को ओवरटर्न किया था, और ज्यादातर निर्णय जो हैं वो सिविल लिबर्टीज से ही रिलेटेड थे। जैसे नागरिकों के अधिकार हो गए, कई बार अरब सिटीजन्स जो इजराइल में रहते हैं उनके अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पैरवी करी थी, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के निर्णयों को पलटा था। कई बार ऐसा हुआ था कि वो अरब्स जो पैलेस्टाइन के हैं, जिनको इजराइल अपना पूर्ण नागरिक नहीं मानता है, उनके लिबर्टी या उनकी राइट्स के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना पक्ष रखा और रीजनेबलनेस के दायरे में रहते हुए सरकारी निर्णयों को ओवरटर्न किया था। इस बात से इजराइल की राइट विंग सरकार, जहां पिछले 12 साल से लगभग बेंजामिन नेतन्याहू ही पावर में है, वो काफी नाराज रहते थे। उनकी सरकार, उनकी पार्टी बहुत नाराज रहती थी, और इसीलिए वो पिछले 4-5 सालों से मौका ढूंढ रहे हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट को अंडर कंट्रोल लाया जाए। अब ये लीगल स्टैंडर्ड, रीजनेबलनेस वाला या किसी भी कानून का तर्क संगत होना, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ज्यादातर डेमोक्रेसीज में ये फॉलो किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, सभी जुडिशियल सिस्टम्स में ये फॉलो होता है। भारत के जुडिशियल सिस्टम में क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू। तो अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो आपको पता होगा, और नहीं पढ़ी है तो उड़ान बैच में आकर पढ़ लेना कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। यहां पर भारत की संसद में बनाए गए किसी भी कानून को सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। कोर्ट उसके ऊपर निर्णय ले सकते हैं बेस्ड ऑन कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में है या कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो भारत के अंदर भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन वो जुडिशियल रिव्यू कहलाता है। अब फिलहाल इजराइल ने जो ये कानून पास किया है, ये उनका बहुत ही वाटर्ड डाउन वर्जन है। माना जा रहा है कि लिकुड पार्टी और भी कई सारे नए पावर्स देना चाहती थी पार्लियामेंट को या फिर सरकार को, और सुप्रीम कोर्ट के और पावर्स छीने जाने वाले थे। लेकिन जनता 6 महीने से प्रोटेस्ट कर रही है, सड़कों पर है, इसीलिए वो सारे पावर्स इस एक कानून में नहीं हटा रहे हैं। माना जा रहा है कि अगला सेशन जब होगा पार्लियामेंट का कुछ महीने बाद, या फिर हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर, कुछ और कानून सुप्रीम कोर्ट के लिए चेंजेस लेकर आए।
तो मोस्ट प्रोबेबली जो चेंज आएगा वो ये वाला होगा, क्योंकि उन्होंने ड्राफ्ट के अंदर एक बार ये डाल दिया था। तो ड्राफ्ट के अंदर ये लिखा हुआ था कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वर्डिक्ट एक मेजॉरिटी, पूर्ण मेजॉरिटी से नहीं आता, तो मान लीजिए 5 जज की बेंच है, वो कोई निर्णय देती है 4-1 से या फिर 3-2 से, तो ऐसे कानून के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरटर्न करने के लिए कनेसेट एक बिल पास कर सकती है केवल सिंपल मेजॉरिटी से। यानी 120 में से 61 वोट अगर आपने दे दिए तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ओवरटर्न हो जाएगा। पहले भी ये पॉसिबिलिटी थी इजराइल में, लेकिन उसके लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटीज चाहिए थी, सिंपल मेजॉरिटी से ये काम नहीं हो सकता था। और उसमें भी अगर जैसे फंडामेंटल राइट्स का कोई मुद्दा है तो वो ओवरटर्न नहीं हो सकता था, केवल जो बेसिक कानून होते हैं वो ओवरटर्न किए जा सकते थे। दूसरा बदलाव जो सरकार करना चाहती है, जो अभी हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है भविष्य में, वो ये होगा कि जजेस को चुनने का जो तरीका है वो बदला जाएगा। एज ऑफ नाउ इजराइल में जजेस का चुनाव कौन करता है? एक कमिटी होती है जिसके अंदर प्रोफेशनल्स यानी कि वकील भी होते हैं, जो सिटिंग जजेस हैं वो भी होते हैं, और सरकार के भी कुछ लोग होते हैं। लेकिन अब भविष्य में जो ये कमिटी है उसके अंदर सरकार का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगा, यानी कि न्यायपालिका को चुनने में जजेस का रोल कम किया जाएगा। अगर आपको याद हो तो भारत में भी कुछ साल पहले ऐसी एक कोशिश करी गई थी एनजेएसी के तहत, जिसे खुद सुप्रीम कोर्ट ने बाद में स्ट्राइक डाउन कर दिया था। ओके, तो अब यहां पर इजराइल में भी शायद आने वाले कुछ महीनों में आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। और एक छोटा सा और बदलाव है कि जैसे अभी क्या होता है कि मंत्रियों को अगर कोई केस लड़ना है तो उन्हें सरकारी वकील या फिर जो न्यायपालिका अपॉइंट करती है वही वकील लेने पड़ते हैं। अब भविष्य में ऐसा हो सकता है कि अगर आप पे कोई केस है तो आप अपने पर्सनल वकीलों को बाहर से लेकर आ सकते हैं। अब ये इतने सारे चेंजेस किए क्यों जा रहे हैं? ऐसा क्या हो गया है कि अचानक 75 साल पुराने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की इजराइल को जरूरत लग रही है? सबसे बड़ा कारण तो यही है कि इजराइल की पिछले एक दशक से जो रूलिंग पार्टी है वो एक अल्ट्रा राइट विंग कंजर्वेटिव पार्टी है, दैट इज द लिकुड पार्टी एंड इट्स एसोसिएट्स। और ये लोग नहीं चाहते हैं कि बहुत ज्यादा लिबरल वैल्यूज को बढ़ावा दिया जाए। जैसे रिसेंटली कुछ एलजीबीटी कम्युनिटी के फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए थे, उससे भी ये लोग काफी नाराज थे। तो ये चाहते हैं कि ऐसे फैसले ना दिए जाएं, तो जुडिशरी अपने लिमिट में रहकर काम करे, अपने दायरे से बाहर जाकर काम ना करे। और जुडिशरी ने कई बार सरकार के निर्णयों को रोका था। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, प्राइवेट पैलेस्टीनियन लैंड पर वो आउटपोस्ट बनाना चाहते थे, उसके लिए रोक दिया गया था। कई सारे सिविल राइट्स के मुद्दों के ऊपर सरकार के निर्णयों को ओवरटर्न किया गया था। तो कुल मिलाकर ये जुडिशरी पर लगाम कसने का एक तरीका है। लेकिन ज्यादातर पॉलिटिकल एनालिस्ट एक बहुत बड़ा सीक्रेट रीजन भी बता रहे हैं। तो देखिए, सीक्रेट रीजन ये है कि बेंजामिन नेतन्याहू, द सिटिंग इजरायली प्राइम मिनिस्टर, इन पे पिछले कई सालों से भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप चल रहा है। इनके ऊपर केस अभी इजराइल की जुडिशरी में ऑनगोइंग है। और अल्टीमेटली नेतन्याहू ये चाहते हैं कि ये केस को रफा दफा कराया जाए, और ये केस रफा दफा हो नहीं रहा है। इनफैक्ट एक बार तो इनको इस्तीफा भी देना पड़ गया था उस करप्शन चार्ज के कारण। जैसे तैसे ये फिर से प्राइम मिनिस्टर बने हैं, लेकिन इनकी पब्लिक इमेज बहुत ही खराब हो चुकी है। क्योंकि एक प्रधानमंत्री, आप इमेजिन कीजिए, एक सिटिंग प्रधानमंत्री पर करप्शन का बड़ा केस चल रहा हो, रोज रोज उसे कोर्ट में जाना पड़े, पेशी में हाजिर होना पड़े, तो कितना बुरा इमेज के लिए होता है। तो वही इमेज बेबी नेतन्याहू की खराब हो रही है, और वो चाहते हैं कि ये पूरा मामला जल्दी से जल्दी रफा दफा हो, एंड ही वांट्स हिज ओन पीपल इन द जुडिशरी। तो ज्यादातर लोग या ज्यादातर पॉलिटिकल एनालिस्ट मान रहे हैं कि ये पूरा बेंजामिन नेतन्याहू के पर्सनल एजेंडा के लिए किया जा रहा है। दिस मैन टू स्टे इन पावर इज चेंजिंग द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की ऑफ हिज कंट्री। अपने देश के राजनीतिक ताने बाने को ये व्यक्ति बदलना चाहता है ताकि ये खुद पावर में रह सके और इसकी इमेज पर आंच ना आए। तो क्या एक आदमी जब इतना बड़ा बदलाव कर रहा है तो इजराइल में कोई विपक्ष नहीं है जो प्रोटेस्ट कर रहा है? तो देखिए, विपक्ष है, लेकिन विपक्ष मेजॉरिटी में नहीं है, और जो विपक्ष है वो बहुत फ्रेगमेंटेड है। तो जब विपक्षी पार्टियों से इसके खिलाफ इतना प्रोटेस्ट नहीं हो पाया, कानूनी रूप से वो इसको रोक नहीं पाए, तो इजराइल की जनता ने मामला अपने हाथ में ले लिया है। पिछले कई महीनों से इजराइल के लोग भारी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इन प्रोटेस्ट के चलते सरकार थोड़ी सी बैकफुट पे आई भी थी। ऐसा लग रहा था कि शायद ये कानून पास नहीं होगा, पर 4 दिन पहले ये कानून पास हो चुका है। अब हुआ यह है कि ये कानून जो पार्लियामेंट में पास हुआ है, अगेन इट हैज बीन टेकन टू द सुप्रीम कोर्ट। 2 दिन बाद ही एक एनजीओ है इजराइल का, वो कोर्ट में चला गया है, सुप्रीम कोर्ट में, इस कानून को चैलेंज करते हुए। तो अब इजराइल का सुप्रीम कोर्ट खुद अपनी शक्तियों को कम करने वाले कानून को तय करेगा कि क्या ये रीजनेबल है या नहीं है। लेकिन बीबी नेतन्याहू जो है, उन्होंने ऐसे संकेत दिए हैं। कल उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था सीएनएन को, तो उसमें सीएनएन के जो वो प्रेजेंटर है, उन्होंने साफ पूछा कि अगर सुप्रीम कोर्ट आपके इस कानून को ओवरटर्न कर देगा तो आप क्या करोगे? तो इस पे ये कुछ नहीं बोले, चुप हो गए थे। तो ये माना जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न कर भी देता है तो शायद ये मानने वाले नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या टेक्निकली ये कानून पलटा जा सकता है? हाँ, बहुत ही सिंपल है। या तो कनेसेट खुद एक कानून पास कर दे कि हमारा पुराना वाला कानून हम रद्द करते हैं, पर ये तो होगा नहीं। दूसरा तरीका है कि इजराइल की सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रद्द कर दे। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम होगी। एक्चुअली ये एक तरह का इजराइल का बेसिक लॉ हो जाएगा। ये जो रीजनेबलनेस वाला जो फंडा है, ये इजराइल के बेसिक लॉज में आता है, और बेसिक लॉज को आज दिन तक इजराइल में स्ट्राइक डाउन नहीं किया गया है। अगर स्ट्राइक डाउन हुआ
तो ये इजराइल की जुडिशरी का केशवानंद भारती केस बन सकता है। तो जैसे हमारे देश में एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है जो केशवानंद भारती केस के बाद में डेवलप हुई थी, तो वैसा ही कुछ इजराइल में हो जाएगा। ऑलरेडी इनके देश में भी कुछ बेसिक लॉज हैं जैसे कि फंडामेंटल राइट्स एटसेट्रा, जिनको स्ट्राइक डाउन नहीं किया जाता है। तो बेसिक लॉ इन इजराइल इज एनी ऑफ द सेवरल लॉज इंटेंडेड टू सर्व एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये क्वाजी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं और इनको जनरली स्ट्राइक डाउन नहीं किया जाता है, और अगर इन्हें बदलना है तो एक सुपर मेजोरिटी चाहिए। सिंपल मेजोरिटी 61 वाली से ये नहीं बदले जा सकते। इसीलिए जो ये रीजनेबलनेस वाला डॉक्ट्राइन आएगा तो ये वाला ओवरटर्न हो जाएगा। इस मामले की सुनवाई होगी सितंबर में, और ये बात तो तय है कि इजराइल में बच्चों के पॉलिटी के सिलेबस में एडिशन होने वाला है, वहां पर केशवानंद भारती जैसा केस आ जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या प्रधानमंत्री नेतन्याहू उस फैसले को मानेंगे या नहीं मानेंगे। अब इस पूरे मामले से इजराइल के डेमोक्रेसी के लेवल पर फर्क पड़ रहा है। तो देखिए इंपैक्ट ये है, या फिर इजराइल के साथ प्रॉब्लम क्या हो सकती है। इजराइल इस वक्त एक डेमोक्रेसी है। इनफैक्ट मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में या पश्चिमी एशिया के देशों में अगर आप देखो तो इजराइल यहां पर ग्रीन कलर में आपको नजर आएगा डेमोक्रेसी इंडेक्स की रैंकिंग्स में या रेटिंग में। तो ये पूरा नॉर्थ अफ्रीका या वेस्ट एशिया एक तरह से अनडेमोक्रेटिक स्पेस है। यहाँ कई सारे तानाशाह रूल करते हैं। अगर डेमोक्रेसी है तो वो बहुत ही ज्यादा फ्लॉड है, करप्शन है, करप्ट इलेक्शंस होते हैं। ऐसे में इजराइल इज अ बीकन ऑफ होप, इज अ बीकन ऑफ डेमोक्रेसी इन द वेस्ट एशिया रीजन और द नॉर्थ अफ्रीका रीजन। अब अगर यहां पर भी वही रवैया अपनाया जाए जो तानाशाह अपनाते हैं, तो फिर इजराइल की स्टेटस पे या इजराइल की जो वर्ल्ड स्टैंडिंग है उस पर काफी इंपैक्ट आएगा। इजराइल जनरली डेमोक्रेसी इंडेक्स के अंदर टॉप 20 के अंदर रहता था। इस बार पिछले 6 महीने से जब से ये खबर चल रही है कि ऐसा कानून आएगा, उसी के कारण इसकी रैंकिंग 6 पायदान नीचे आ गई एंड इट इज गॉन टू 29 रैंक इन दिस ईयर्स डेमोक्रेसी इंडेक्स रेटिंग। ठीक है, तो इजराइल की स्थिति डेमोक्रेसी रेटिंग गिरती जा रही है। और देखिए ये रेटिंग्स केवल कागजी नहीं होती हैं, इनका इंपैक्ट पड़ता है ट्रेड रिलेशंस पर, पड़ता है इन्वेस्टमेंट पर, पड़ता है दुनिया आपको कितने भरोसे के साथ देखती है उस पर इंपैक्ट पड़ता है। तो होपफुली इजराइल के अंदर रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, लिबर्टी सब कुछ बना रहेगा। इसी उम्मीद के साथ इस लेक्चर को हम करेंगे समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप और किस तरह के टॉपिक्स देखना चाहते हैं। अगर आप जीएस फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं, एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं हमारे टीचर्स से, तो आप एनसीईआरटी का फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इट इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन 7 अगस्त। और एनसीईआरटी प्लस उड़ान बैच का कंबाइंड कोर्स भी आप लेना चाहें तो ये 12,000 रुपीज में अवेलेबल है। समुद्र मंथन टेस्ट जो संडे को होगा आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री टेस्ट है। बहुत सारे आपके लिए गिफ्ट वाउचर्स रहेंगे यहाँ पर। हमारे प्रीवियस ईयर के जो टॉपर्स हैं उनके इंटरव्यूज आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। पर्सपेक्टिव सीरीज या राउंड टेबल सीरीज को जरूर देखिए, उसमें हम कई सारे टॉपर्स को बुलाकर उनसे एक 360 डिग्री चर्चा करते हैं। डू वॉच दिस सीरीज एंड ज्वाइन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स एज वेल। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।